हेलो स्टूडेंट। आज की आज की हमारी आरसीसी की क्लास है, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, अल्टीमेट पॉइंट कौन सा होता है, यील्ड पॉइंट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे ए पॉइंट से हम जो यहाँ तक खींच, ये कौन सा पॉइंट होगा, इलास्टिक लिमिट वाला होगा। इसको भी अगर हम नीचे खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, इलास्टिक लिमिट के अंडर में रहेगा। बी तक तो इलास्टिक लिमिट, इसके बाद वाला जितने भी पॉइंट वो किस में रहेंगे, प्लास्टिक लिमिट के अंडर में रहेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कॉन्सेप्ट का एक क्लास मैं और लूँगा, उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बाकी बेसिक चीज़ें तो आप लोगों को इसमें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रेन को हम परसेंटेज में क्यों लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है हमारा क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये किस में आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा, 0.5 0.2। इसको हम किस में लिख सकते हैं, ये कितना होगा, 5% बना सकते हैं ना, परसेंटेज में लिख सकते हैं ना। तो इसी वजह से हमने इसको परसेंटेज में लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर्स। जैसे हम कोई भी हमारा मेंबर्स है, मान लीजिए हमें बीम डिजाइन करना है, कॉलम डिजाइन करना है, या फिर कोई और मेंबर डिजाइन करना है, तो वो हम मेंबर कैसे डिजाइन करेंगे, वो मेंबर डिजाइन कैसे करेंगे। कुछ मेथड्स होंगे जो हमारे इंडियन कोड ने प्रोवाइड किया होगा, बनाया होगा, या बताया होगा। आपको कोई मेंबर अगर डिज़ाइन करना है तो आपको ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉलम डिज़ाइन करना है, इसके लिए डिज़ाइन मेथड अलग है। बीम डिज़ाइन करना है, इसके लिए अलग है। और आपको कुछ और डिज़ाइन करना है, उसके लिए स्टेयरकेस डिज़ाइन करना है, उसके लिए मेथड अलग है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर जो हमारे आईएस कोड ने दिया हुआ है, जो आईएस कोड ने बताया है, जिसमें से 2-3 तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, उसमें से कौन सा मेथड आज के जो हमारा इस टाइम जो सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो में कौन सा मेथड यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा, और वो मेथड यूज क्यों हो रहा है सबसे ज़्यादा, वही वाला क्यों यूज हो रहा है। क्योंकि पहले जो है कुछ मेथड और हो रहे थे, लेकिन वो मेथड अब क्या हुए, फेल हो गए। तो अब क्या हो रहा है, नए मेथड यूज हो रहे हैं। तो जो पुराना मेथड था वो मेथड क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे का क्या रीज़न है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आइए पहले हम मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ आरसीसी मेंबर्स, कितने तरह के मेथड होते हैं हमारे मेथड्स को डिज़ाइन करने में। आरसीसी मेंबर मेथड को डिज़ाइन करने में कितने तरह के मेथड होते हैं। एक होता है, पहला होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक थ्योरी मेथड। ठीक है, इलास्टिक थ्योरी मेथड। और उसका सेकेंड कौन सा होता है, अल्टीमेट लोड मेथड। और इसके बाद है थर्ड कौन सा होता है, सीमा अवस्था मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड। ये जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो पहला मेथड है, इसी का थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन है। इसको जो हम बोल अल्टीमेट लोड मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो हम बेसिकली डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम WSM भी लिख सकते हैं। WSM जो हम बेसिकली डिज़ाइन करते हैं, ये किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं। इसमें सारे लोड हम कंसीडर करते हैं, लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई ये हमारा रोड जा रहा है। ठीक है, ये रोड बना हुआ है हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे कोई गाड़ी होगी, गाड़ियाँ आ रही है, कोई गाड़ी इधर से आ रही है, 2 गाड़ियाँ जा रही हैं। और मान लीजिए इधर हवा भी, एयर का भी इफेक्ट आ रहा है, इससे हवा भी बहुत तेज से चल रही है। ठीक है, तो ये ब्रिज मान लीजिए, रोड मत मानिए, ब्रिज मान लीजिए, या ब्रिज मानिए। ठीक है, ब्रिज है।
ठीक है। हवा का इफेक्ट आ रहा है, प्लस गाड़ियों का इफेक्ट आ रहा है, प्लस यहाँ पे और भी कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, वाइब्रेशंस वगैरह हो रहे हैं, इन सब का इफेक्ट क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये सारे इफेक्ट्स हम क्या करते हैं, लोड, इसमें हम लोड पे डिज़ाइन करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या करते हैं, जितना भी लोड आता है उसमें मैक्सिमम लोड हम अपनी बिल्डिंग को देते हैं, जिससे हमारी बिल्डिंग क्या हो, फेल ना हो। जैसे माना कोई मेंबर हमने डिज़ाइन किया, मेंबर डिज़ाइन किया 50 किलो न्यूटन के लिए। अब हम जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम डिज़ाइन करेंगे उसी मेंबर को, तो हम उसमें कितना 100 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन कर देंगे, तो मतलब वो फेल ही ना होगा, डबल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे किस किस चीज़ की, एक तो मटेरियल बहुत ज़्यादा लग रहा है, और मटेरियल बहुत ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, मटेरियल ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट लोड ज़्यादा लगेगा, तो मेंबर की क्या होगी, थिकनेस भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात, तभी तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा। ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं ये। और आइए हम लोग देख लेते हैं। और ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस है, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड किस चीज़ पे बेस है, इलास्टिक थ्योरी पे बेस है। इलास्टिक थ्योरी पे बेस है। जैसे कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसमें क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है इस थ्योरी में, हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट करके हम समझ लेते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, पहला पॉइंट, कार्यकारी प्रतिबल स्ट्रेसेज विधि में कार्यकारी भारों वर्किंग लोड को आधार माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग लोड जो भी हमारे बिल्डिंग पे लोड आ रहा है उसी को हम आधार मान के डिज़ाइन करते हैं। कंक्रीट व इस्पात की इलास्टिसिटी मानकर अभिकलन किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, हमने बता दिया था ऊपर। और इस सिद्धांत में कंक्रीट को प्रायतः सीमा के अंदर इलास्टिसिटी मानी जाती है। मतलब जो भी कंक्रीट को भी हम इसमें क्या मानते हैं, इलास्टिसिटी मानते हैं। उसको भी हम सीमा, जो भी इलास्टिसिटी लिमिट की सीमा होती है उसके अंदर ही उसकी इलास्टिसिटी होनी मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा हम डिज़ाइन में मानते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। प्रायः इलास्टिसिटी लिमिट तक स्टील और कंक्रीट संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। इलास्टिक लिमिट, जो भी स्टील की इलास्टिक लिमिट है वहाँ तक आपका कंक्रीट और ये दोनों मिलके अपना क्या है, संयुक्त रूप से दोनों मिलके काम करते हैं। और संरचना की विफलता तक प्रतिबल व विकृति में स्थित रेखीय संबंध रहता है। दोनों में क्या होता है, रेखीय संबंध रहता है। इसकी वजह से इसलिए हम क्या है, उसको इलास्टिसिटी इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि उसमें एक रेखीय संबंध है। जैसे ये है, कोई हमारा बीम है, यहाँ पे हमने सरिया प्रोवाइड किया है, ये है, तो इसका जो ये होता है, ये क्या होता है, एक रेखीय संबंध, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है दोनों का बराबर। अगर दोनों फेल होगा तो कंक्रीट भी फेल करेगा, ये भी फेल करेगा, ठीक है, एक साथ। ऐसा नहीं है कि पहले कंक्रीट फेल होगा, जैसे पहले स्टील फेल होगा, जैसे हमारा स्टील फेल होगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, कंक्रीट भी फेल होगी, ठीक है। दोनों में क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, एक रेखीय संबंध रहता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, यह हुक के नियम का पालन करता है। हुक का नियम क्या है, हुक का नियम क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अप टू कहाँ तक होता है, अप टू कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। जब यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट तक फॉलो करता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक कौन सी स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये जो हमने कर्व पढ़ा था, ये हमारा कर्व जा रहा था और यहाँ से ये, ठीक है, ये तो यहाँ तक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो यहीं तक तो वैलिड होता है हमारा क्या नाम, हुक्सला कहाँ तक वैलिड होता है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। तो यही हम ऊपर तो हमें ही समझा रहे थे, ठीक है। दोनों विफलता के कारण कौन क्या होता है, एक रेखीय संबंध होता है, ठीक है। यही जो हमने इससे पहले हमने स्ट्रेन कर पढ़ा था, जहाँ तक हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा था वहाँ तक क्या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक हुक्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है ना, ये वाला पॉइंट क्या है, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम बोलते हैं यहाँ तक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व कैसा है, इसका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो यहाँ तक क्या हुक्स लॉ वैलिड है। तो हुक्स लॉ वैलिड है तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यह हुक के नियम का पालन करता है। प्रतिबलों के सरल रेखीय वितरण के कारण इस विधि की गणनाएं काफ़ी सरल होती हैं। ठीक है, सिंपल होती हैं। और कार्यकारी प्रतिबल विधि में कार्यकारी भारों की गणना में सहयोगी पदार्थों के गुणों में भिन्नता को दृष्टि में रखकर पर्याप्त सुरक्षा गुणांक, इसमें हम क्या लेके चलते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। जैसे स्टील में कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लें, कंक्रीट में कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, क्योंकि कंक्रीट एक अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और हमारा स्टील जो है एक अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से हम उसमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके जाएँ, कितना लेके चलते हैं आइए देखते हैं। IS 456 IS 456 क्या है, ये जो है कोड है, डिज़ाइन कोड है, जिससे हम क्या है मेंबर्स को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें सारे डिज़ाइन मेथड दिए होते हैं, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, IS 456 के अनुसार कंक्रीट के बंकन में संपीड़न प्रतिबलों के लिए 28 दिन के घन क्यूब की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कितना 3 कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं, और इस्पात जो हमारा स्टील है उसके लिए स्ट्रेंथ हम लेके चलते हैं 1.78। जैसे मान के जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोई अगर पूछा क्वेश्चन में आया फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 कंक्रीट कितना है, 3 लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं, 3 लेके चलते हैं। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील में कितना लेके चलते हैं हम, 1.78। ठीक है, इसमें ये वही एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं। जब हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहेगी तो मेंबर्स क्या करेंगे, मेंबर को फेल होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे लोड आ रहा था 50 किलो न्यूटन, अब हम वहाँ पे लोड कितना दे रहे हैं, कितने लोड के लिए हमने डिज़ाइन कर दिया, 75 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन कर दिया, या 100 किलो न्यूटन के लिए 100 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन कर दिया। मतलब वहाँ पे लोड आना था 50 किलो न्यूटन का, अब हमने डिज़ाइन कितने किया, 100 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन कर दिया। तो मेंबर जाए जब फेल ही नहीं होगा, डबल लोड बहुत ही कम चांसेस हैं डबल लोड आने के। आएगा कभी तो वो फेल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा जैसे हमने 50 के लिए ही डिज़ाइन किया, 50 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन किया था और हम 50 किलो न्यूटन के लिए ही डिज़ाइन कर देते तब क्या होता, तो जैसे इस 50 से थोड़ा सा ज़्यादा लोड इंक्रीज करता तो हमारा क्या करता, ये फेल होने लगता, क्रैक्स आने लगते हैं। तो ये इसीलिए हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब जितना लोड आता है उससे हम थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.78 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा। जब लोड बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ चेंजेज आएगा। क्या चेंजेज आएगा, एक तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, साइज़ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी हमें। जो पहले बीम की साइज़ आ रही थी 20x20 की आ रही थी, अब हमें 25x25 की लेनी पड़ेगी। यही सब चीज़ें इसमें इंक्रीज कर जाएंगी। तो यही होता है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक समाप्त होती है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड आज हमने देखा है। अब हम इसमें कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।